अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, पीटीआई और इमरान खान के लिए एक बड़ा फ़ैसला किया गया है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मीटिंग हुई है और मीटिंग में ये कहा गया है कि जो पीटीआई और इमरान खान के लिए ज़मीन तंग की गई थी, उसके लिए फ़ौज का एक मौक़िफ़ होना चाहिए। और मौक़िफ़ किस तरह का होना चाहिए कि पैगाम देना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हिस्सा नहीं है। इसमें पॉलिटिकल जो क्राइसिस आया हुआ है, इसमें पॉलिटिशियंस ही उसका किरदार अदा कर रहे हैं और पॉलिटिशियंस ही ये इस सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। उसमें उस मीटिंग में मुबैना तौर पे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और इसके अलावा आर्मी चीफ और चारों 4 स्टार जर्नल जितने भी हैं वो सारे उसमें शामिल थे। और उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि पीटीआई को क्रश करने के हवाले से जो पीटीआई का मौक़िफ़ है उस पे एक कलेक्टिव विज़डम का मुज़ाहरा करके और पीटीआई को पैगाम दिया जाए, इमरान खान साहब को पैगाम दिया जाए कि जिस तरह से ये आपके साथ हो रहा है उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हिस्सा नहीं है, उसमें पॉलिटिशियंस हिस्सादार हैं, पॉलिटिशियंस ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपने देखा कि गुज़िश्ता तकरीबन 15 महीनों से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ हो रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं के साथ हो रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वर्कर्स के साथ हो रहा है, जो इमरान खान साहब के साथ ज़ाती तौर पे हो रहा है और उसकी आड़ में और उसको लेकर, उस मौक़िफ़ को लेकर जो सहाफ़ियों पर, कुछ सहाफ़ियों पर जो मुकदमात बने, जो सहाफ़ी जो है वो बाहर चले गए और जिनको मुल्क बदर होना पड़ा, जिनको अपनी जानों का नज़राना पेश करना पड़ा, जो अभी तक लापता हैं, वो सारे जो हैं उसका ज़िम्मेदार उन्होंने अपने सर से उतार के पॉलिटिशियंस पे और सियासतदानों पे डालना शुरू करने की कोशिश की है। अब मामला है क्या? मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत जिस तरह से गिराई गई, उसमें सिर्फ़ पॉलिटिशियंस का किरदार नहीं था। उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो पंछी थे, मैं पंछियों की बात कर रहा हूँ, कोट एंड कोट बात कर रहा हूँ, पंछियों की बात कर रहा हूँ, उसमें हिस्सादार थे। उसके अलावा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसका वाज़े तौर पे हिस्सा रही है। इसके अलावा जो पीडीएम की 14-15 जमातें थीं, वो हिस्सादार रही हैं और इन सारों ने एक मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ होकर, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ होकर दूसरी तरफ जाके बैठ गए और इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया। इमरान खान का हाथ साफ़ है, उनका दिल साफ़ है, वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब ने इन सारों पे हाथ डालने की बात की, उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे हाथ डालने की बात की, उन्होंने करप्ट पॉलिटिशियंस की बात की, उन्होंने जो इदारों में बैठे हुए बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं उनको पकड़ने की बात की, तो सारा सिस्टम उनके ख़िलाफ़ हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो इमरान खान अपने लफ्ज़ों में, अपने मुंह से जनरल बाजवा की बात करते हैं कि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत को गिराया था। जनरल बाजवा ने किस तरह से हुकूमत को गिराया? वो शहबाज शरीफ जब मिलने जाते होते थे डिग्गी में बैठकर गेट नंबर 4 पे, तो वो गेट नंबर 4 इतना मशहूर हुआ, शेख रशीद साहब ने कई बार और बारहा दफ़ा उस गेट नंबर 4 की बात की और उन्होंने कहा कि ये गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। फिर डिग्गी में बैठकर जब जहाँ और जिस तरह से मुलाकातें की वो शेख रशीद साहब कह चुके हैं। उसके अलावा 9 और 10 अप्रैल की रात को जिस तरह से और उससे पहले जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, फिर लोगों को बिठा दिया गया सिंध हाउस के अंदर और फिर मामलात जो हैं वो दूसरी तरफ चले गए और एक मुद्दा बनाया गया जो उसका आप कह लें कि रशिया वाला।
ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर जुड़ें तो सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ जाती हैं, और वो हैं जनरल बाजवा। और जनरल बाजवा के साथ साथ शायद मैं इसमें वाज़ेह तौर पे नहीं कह रहा, मुबैना तौर पे जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हैं उनका अपना किरदार। फिर जब हम इन सारी चीज़ों को लेकर आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि उस रात तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान थे, तो फिर फ़ैसले कहाँ से हो रहे थे? कौन प्रिजन्स वैन मंगवा रहा था? उस रात तो जो वज़ारत दाखिला है वो तो शेख रशीद साहब के पास थी, तो प्रिजन वैन बाहर मंगवा ली गई पार्लियामेंट के बाहर। फिर जो कानून हरकत में आया, जो पुलिस रेड जोन में दाखिल हो गई और जो अदालतें खुल गई रात के 12 बजे। ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म मैं था, फ़ैसले पता नहीं कहाँ से हो रहे थे और मुझे पता नहीं चल रहा था कि फ़ैसले किसने करने हैं और कौन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, जो कि जनरल बाजवा की ईमा पे थी। उसके बाद आपने देखा कि जनरल बाजवा को जिस तरह से एक्सटेंशन दी गई उससे पहले, और फिर उसका ये नतीजा भुगतना पड़ा। अब जब अगर मेरा ये ख़्याल है और मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर इमरान ख़ान की ये एक गलती थी, अगर इमरान ख़ान ना देते एक्सटेंशन और सारी जमातें उस पे अपने सिग्नेचर्स ना करती, तो हो सकता है कि इमरान ख़ान की हुकूमत बच जाती और आज वो वज़ीर आज़म होते। लेकिन अगर एक्सटेंशन ना देते तो फिर ये मुद्दा जो है वो जूं का तूं रहता। आने वाले वक्त में हो सकता है कि फिर दोबारा से कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती, दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी और पार्टी के ख़िलाफ़ ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो जाती। ये चीज़ें एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना नुकसान पहुंचा रही थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं या जो फ़िरौन बने बैठे हैं, उनके चेहरों से नकाब भी उतार रही थी। वो आप हर शोबे में देख लें, आप अदलिया में देख लें, आप फ़ौज में देख लें, आप मीडिया में देख लें, हर जगह पे ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और ये चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होती हुई, जब आप इन सारी चीज़ों का कनेक्शन एक चीज़ से जोड़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ किस तरह के से था। रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान हुआ वो आपने पिछले 1-1.5 माह में देख लिया। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक साजिश थी कि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया जाएगा, उसका रद्द-ए-अमल आएगा और रद्द-ए-अमल के नतीजे में किस तरह से लोगों को फ़ौजी तनसीबात की तरफ लेकर जाना है, और फिर उसकी आड़ में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मिलिट्री ट्रायल करना है, मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल करना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उठाना है, उनके लोगों को पार्टी से अलहदा करवाना है। ये सारी चीज़ें, ये सारे कनेक्शन एक ही स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं, जो कि स्क्रिप्ट 74-75 साल से चल रहा है। हमेशा से हमने देखा, 2018 के इलेक्शन से पहले भी इस तरह की सूरत हाल हमने देखी। 2018 का इलेक्शन जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 30 से 35 सीटें हरवा कर जितवाया गया, कह लें हम, कि किस तरह से उनको 35 सीटें उनकी गायब करके एक इत्तेहादी हुकूमत बना कर देगी, ताकि बाद में इनको ब्लैकमेल किया जा सके। तो ये सारी सूरत हाल, सारे कनेक्शंस एक तरफ लेके जा रही है, और अब ये फ़ैसला किया गया है कि अब इन सारी चीज़ों से बाहर निकला जाए। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि ये सारी चीज़ें हमें दोबारा से रीजनरेट करना पड़ेंगी या रीविज़िट करना पड़ेंगी, कि हम जिस तरह से, क्योंकि
ये सारी जो प्लानिंग हुई थी या जो स्क्रिप्ट लिखा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए, इमरान खान को सियासत से बेदखल करने के लिए, वो तो कम नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मजबूत से मजबूत दर हो रही है आए रोज़। और जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर झंडा मुहिम शुरू की गई है, झंडा लहराने की मुहिम शुरू की गई है, तो ये वहाँ से होती हुई अब पंजाब में दाखिल हो रही है। खौफ के बुत तोड़ दिए हैं अवाम ने। अवाम जो है वो अब खौफ तो ज़ाहिरी बात है इन्होंने 9 मई के बाद क्रिएट कर दिया कि पकड़ धकड़ मुकदमात, बगावत के मुकदमात और भी पता नहीं कौन कौन से मुकदमात इन्होंने बना दिए। लेकिन अंदर से, दिल से और दिमाग से पीटीआई को किस तरह से निकालेंगे? ठीक है, अंडरग्राउंड हो जाना ही एक दफ़ा बेहतर होता है, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सपोर्टर और वोटर है उसको किस तरह से साइडलाइन करेंगे? जब होंगे इलेक्शन तो किस तरह वो जब इलेक्शन होंगे तो फिर वोट तो इमरान खान का ही होना है, वोट तो बल्ले का ही होना है। तो फिर तब ये सारे मामलात किस तरह से सेटल करने की कोशिश करेंगे कि अवाम जो है वोट, ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट कास्ट किया गया और वहाँ से PMLN या किसी और पार्टी का वोट निकला है। बहरहाल फ़ैसला इस तरह से किया गया है कि धांधली करनी है और मुबैना तौर पे ये भी फ़ैसला किया गया है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अगला वज़ीर आज़म बनवाना है, लेकिन वोट अवाम ने देना है। ठप्पा भुट्टो ने नहीं आके लगा देना। जो भुट्टो ज़िंदा है उसने अलग अलग बक्सों में अलग अलग वोट नहीं डाल देना। इन्होंने धांधली करने के लिए या ये सारी चीज़ें करने के लिए इन्होंने EVM को नहीं आने दिया। इन्होंने जो ओवरसीज़ वोट है उसको नहीं आने दिया। इन्होंने कहा कि अगर EVM आ जाएगी तो हमारी जो धांधली है वो तो बहुत पीछे चली जाएगी और वहाँ पे जो भुट्टो ज़िंदा है उसका भी वोट कास्ट होता था, लेकिन फिर भुट्टो मर जाएगा। भुट्टो अगर मर गया तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस तरह की दूसरी जो रिवायती जमातें हैं जो एक अपना कह लें पुरखों से चलती आ रही हैं, वो फिर ख़त्म हो जाएंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वाहिद जमात है जिसका कोई जिसका कोई वारस नहीं है। लेकिन अगर वारस होगा तो इसी पार्टी के अंदर से वोटिंग के ज़रिए ऊपर आएगा, अपनी काबिलियत की बिना पर ऊपर आएगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम करेगा वो ही ऊपर आएगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर और सपोर्टर है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, कल दूसरी तरफ हो जाएगा और फिर वो पार्टी लीडर भी बन जाएगा। ऐसा नहीं है। जो खड़ा रहेगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होगा और फिर वो अगर इमरान खान साहब उसको चाहेंगे तो फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपनी सर्विसेज जो है वो अदा करने के काबिल हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आज आप उस पार्टी में चले गए, आज आप उस पार्टी में चले गए और वहाँ पे जाके आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि अभी उसने फ़ैसला ये किया और सारे 4 स्टार जनरल जो हैं वहाँ पे बैठे हैं और उन्होंने सब ने फ़ैसला करके ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कन्विंस किया जाए कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हिस्सादार नहीं है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।